हाय फ्रेंड्स, आज मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन होगा आपका वन शॉट में, जिसमें आपका पूरा एनसीईआरटी कवर होगा और ऐसा ही हैंड रिटन पूरा आपका नोट्स आपको प्रोवाइड होगा, जो कि फ्री होगा। बिल्कुल आपको 1 रुपया भी कॉस्ट नहीं देना होगा। आप आराम से यहाँ से अपने नोट्स को रेडी कर सकते हैं और ऐसा ही फ्लैश कार्ड टेक्निक के मदद से आप भी अपने नोट्स को बना सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा एक टेक्निक माना जाता है, जिसमें आपको रिवीजन करने में काफ़ी आसानी होगी। जिसमें ऐसे फ्लैश कार्ड बना करके आप रिवीजन कर सकते हो, तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम के टाइम में भी रिवीजन करने में। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इस वीडियो में सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है हमारा केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिसमें ओरिजिनल सब्सटेंस अपना नेचर को खो देता है, मतलब आपका जो नेचर है वो ख़त्म हो जाता है उस सब्सटेंस का, और उसका जो आइडेंटिटी हुआ वो और उसका फॉर्म, और एक न्यू सब्सटेंस जो है सो डिफरेंट प्रॉपर्टीज से वो केमिकल रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट के रूप में बनता है। तो ये क्या है? ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स है ये, और फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स, जिसमें आपका मतलब केमिकल बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक होकर के एक नया बॉन्ड बनता है इसमें, जिसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जिसमें सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। मतलब जो भी सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उसको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और जो इसका सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। तो जो भी सब्सटेंस फॉर्म होते हैं उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इसको आप रुक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसको आप नोट्स बना सकते हैं। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि आपका है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक है जिस कारण से आप समझ सकते हैं कि आपका केमिकल रिएक्शन अभी हुआ है? तो इन सब चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ होगा तो आप समझ सकते हैं कि हाँ केमिकल रिएक्शन हो गया। तो इसमें सबसे पहला आता है हमारा चेंज इन स्टेट। और जैसे आपका जो सॉलिड स्टेट है वो लिक्विड स्टेट बन जाएगा, जो लिक्विड है गैस बन जाएगा, या कुछ भी ऐसा जो स्टेट का जो चेंजिंग होता है वो हो गया आपका चेंज इन स्टेट में। फिर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है आपका चेंज इन कलर। तो कलर में कोई चेंज आता है तो आप समझ सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। फिर इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अगर गैसेस का ये होता है कि गैसेस बन रहे हैं, कोई भी जैसे हाइड्रोजन मीन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ऐसा कोई गैसेस होता है। जैसे जब कोल जलता है तो इसमें गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन हो गया। तो इसी के साथ साथ देख सकते हैं कि जब चेंज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर में कोई चेंज आता है तब भी आप समझ सकते हैं कि हाँ ये केमिकल रिएक्शन के कारण ये चेंज आ सकता है। फिर आता है आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो इसका प्रेसिपिटेट का एक अलग से भी रिएक्शन होता है, जिसको कहते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो इस तरह से प्रेसिपिटेट आपका फॉर्म हो जाता है, जब तब भी समझ सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो इसी के बाद फिर अब देखते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशन क्या है? तो ये केमिकल इक्वेशन जो है सो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन का। तो केमिकल रिएक्शन को आप जैसे लिखते हैं तो उसको आप सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट जब करेंगे तो वो केमिकल इक्वेशन बन जाता है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का मतलब एक केमिकल इक्वेशन ऐसा तरीका है जिसमें आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको एकदम इंफॉर्मेटिव और कंसाइज वे में। इसमें बहुत छोटा सा मतलब बहुत आसानी से, बहुत छोटे तरीके से आप एक बड़े से इक्वेशन को मतलब रिएक्शन को भी समझा सकते हैं। तो इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एज अ रिएक्टेंट है, और वही मैग्नीशियम ऑक्साइड इसका प्रोडक्ट है।
तो ये आपको शो कर रहा है कि जब मैग्नीशियम जब रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ, तब मैग्नीशियम ऑक्साइड वो फॉर्म करता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने के बाद। तो इसको एकदम कितना कम वर्ड्स में डिफाइन कर दिया गया, इस रिएक्शन को समझा दिया गया। तो इसी को मतलब केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो इसमें इसका ये क्या कहते हैं, बैलेंस्ड वे हो गया। और साथ में ये वर्ड इक्वेशन है ना, ये आपका केमिकल इक्वेशन हो गया। 2MgO2 2MgO। तो इसमें Mg हो गया मैग्नीशियम, O2 हो गया ऑक्सीजन, और ये MgO हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये आपका केमिकल इक्वेशन हो गया। इससे पीछे ये वर्ड इक्वेशन हो गया। तो फिर अब इसके बाद देखते हैं हम ये कि केमिकल इक्वेशन हम लोग लिखते कैसे हैं। वे टू राइट द केमिकल इक्वेशन। तो व्हाट इज़ द वे। तो सिम्बल्स एंड फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड विथ प्लस बिटवीन देम। तो जो भी सिंबल या फॉर्मूला होता है रिएक्टेंट का, वो लेफ़्ट साइड में हमेशा रहता है, लेफ़्ट हैंड साइड में। और उन रिएक्टेंट्स के बीच में जो है सो प्लस का साइन होता है, वो इस साइन के साथ होता है। तो ये हो गया आपका लेफ़्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स के लिए। और फिर सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन RHS विथ प्लस साइन बिटवीन देम। तो इधर रिएक्टेंट हो गया, इधर आपका जो है सो प्रोडक्ट हो गया। और बीच में एरो का साइन होता है, ये एरो जो बताता है कि हाँ ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के तरफ जा रहा है, तो ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो रिएक्शन को शो करता है वो। फिर उसके बाद आता है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर ऑल्सो मेंशन्ड। तो देख सकते हैं जैसे फिजिकल स्टेट कैसे मेंशन होगा, तो वो सॉलिड है या लिक्विड है या गैसियस स्टेट में है, तो वो हो गया फिजिकल स्टेट, उसको भी मेंशन किया जाना चाहिए। तो फिर इसके बाद अब देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन दो तरह का होता है। एक होता है स्केलेटल इक्वेशन, एक होता है बैलेंस्ड इक्वेशन। तो स्केलेटल इक्वेशन क्या है। इक्वेशन सिंपली रिप्रेजेंट फॉर्मूला और एंड सिंबल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। तो इक्वेशन ऐसा इक्वेशन जो कि सिंपली फॉर्मूला और सिंबल को मतलब डायरेक्ट लिख देता है, कोई इधर उधर नहीं होता, मतलब सीधा डायरेक्ट Mg + O2 = MgO। तो ये आपका हो गया स्केलेटल इक्वेशन। तो इसको आपको फिर मतलब ये हो गया कि इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो फॉलो नहीं होता है, तो उसके बिना जो होता है वो स्केलेटल इक्वेशन हो गया। फिर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इन विच एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट आर इक्वल। इसमें तो दोनों साइड का जो एलिमेंट होता है, मतलब दोनों साइड में जो एलिमेंट दिया गया रहता है RHS और LHS, दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। तो ये हो गया आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो द प्रोसेस ऑफ इक्वलाइजिंग एटम ऑन बोथ साइड इज कॉल्ड बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। जब हम इस मतलब दोनों साइड के इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, तब उसको हम कहते हैं कि बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन उसको कहा जाता है। तो इसी प्रोसेस को बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो देखिए हम एग्जांपल में देखते हैं कि कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं। तो इसमें पहला एग्जांपल है कि जैसे देखिए Fe4H2O Fe3O4 + H2। तो ये आपका स्केलेटल इक्वेशन हो गया। इसको हम जैसे बनाना चाहेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन, तो पहले यहाँ पे नोट डाउन कर लिया कि रिएक्टेंट में इतना है और प्रोडक्ट में इतना है। तो Fe इधर 1 है और इधर 3 है, तो 1 3, H इधर 2 है, इधर 1 है, मतलब इधर भी 2 है, तो ये पहले से बैलेंस्ड है। फिर O इधर 1 है, इधर 4 है, तो इसको बैलेंस करते हैं। तो हम सबसे पहले लार्जर नंबर ऑफ एटम पर जाएंगे। तो O जो है सो सबसे बड़ा है, तो O को हमको देखना होगा। तो O के लिए हम सीधा इधर देखते हैं, तो यहाँ पे भी 4 हो जाता है, ठीक। तो 4H2O इस कारण से हो गया। फिर उसके बाद आता है आपका
कि इधर देखते हैं कि एक Fe नहीं है सही से, तो Fe के लिए क्या होगा, तो वो इधर क्या कहते हैं Fe आपका 3Fe करना होगा, तब जा कर के दोनों साइड Fe हो जाएगा। उसके बाद फिर आता है कि 4s2 हो गया, तो अब 4s2 इधर है तो मतलब 4 2 जा 8, तो यहाँ पे भी h2 है तो इसको भी 8 करना होगा, तो यहाँ पे भी 4 डालना पड़ा। तो उसके बाद जा कर के आप देख सकते हैं कि दोनों साइड ऊपर ऊपर हो गया है, तब आपका ये जो रिएक्शन है वो आपका क्या कहते हैं बैलेंस्ड रिएक्शन हो गया। तो फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि इस तरह से आप बैलेंस कर सकते हैं। काफ़ी इजी प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, बस आप देखते जाना है कि कहाँ पे कौन सा कम है, वहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दो। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, ना कि यहाँ, तो यहाँ पे होता है। ऐसा नहीं करना कि 3 है, यहाँ पे H2 है, तो यहाँ पे O का जो होता है तो यहीं पे डाल दिया O4, तो यहाँ पे H2 नहीं डालना होता, ऐसा नहीं होता है, आपको यहीं पे डालना होता है, और जिससे कि ये भी मल्टीप्लाई होता है और ये भी मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस कारण से थोड़ा सा रॉन्ग हो जाता है, बट वो मल्टीप्लाई आपका यहीं पे होता है, ऐसा नहीं कि पीछे कर देते हैं। तो इस बात का खास ध्यान रखना है। और उसके बाद फिर अब आता है आपका कि केमिकल इक्वेशन कितने टाइप के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, यही आपका मेन ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा मतलब छोटा सा चैप्टर है, इतना इजी चैप्टर होगा जो मतलब केमिस्ट्री का तो आप कह सकते हैं कि सबसे इजी जो चैप्टर है वो इसको मान सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एकदम छोटा सा इंट्रोडक्शन दे के छोड़ा हुआ। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट आपका हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर के एक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इसमें प्रोडक्ट क्या होता है, तो सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो जैसे देख सकते हैं कि क्विक रियाइन CaO जो कि सॉलिड स्टेट में है और H2O जो कि लिक्विड स्टेट में है, ये बन जाता है आपका रिएक्ट रियाइन प्लस हीट जो कि CaOH2 आपका बन गया, जो कि रिएक्ट रियाइन होता है, और ये एक्वस सॉल्यूशन बन गया और साथ में ये हीट प्रोड्यूस हुआ। तो आप एक और रिएक्शन होता है जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, जिसमें मतलब हीट भी रिलीज हो जाता है प्रोडक्ट के साथ। तो फिर इसके बाद आप देखते हैं कि सेकेंड रिएक्शन आता है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक कंपाउंड जो होता है वो डिकम्पोज हो जाता है, या फिर कह सकते हैं कि स्प्लिट हो जाता है 2 या 2 से ज़्यादा सिंपलियर सब्सटेंसेस में। जैसे कोई कंपाउंड है A, तो वो आपका B और C सब्सटेंस में स्प्लिट हो जाएगा। तो इसमें एक आता है टाइप जो कि होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें क्या होता है कि जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपका हीट के द्वारा होता है ना, मतलब कैरीड आउट बाय हीट होता है, तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो इसका एग्जांपल ले सकते हैं जो कि है CaCO3 जो कि क्या कहते हैं इधर सॉलिड स्टेट में है, और फिर आता है इधर CaO जो कि है आपका सॉलिड स्टेट में, और इधर CO2 जो कि गैसियस स्टेट में। तो क्या हो गया कि लाइम स्टोन स्प्लिट होकर के क्विक लाइम बन गया और ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो इस तरह से देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड 2 सब्सटेंस में ये एक स्प्लिट हो चुका है, तो इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। फिर सेकंड आता है आपका जो कि है कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ये वो डिकम्पोजिशन होता है जहाँ पे मतलब जैसे इधर हीट का हुआ था ना यूज़ स्प्लिट करने के लिए, तो वैसे ही यहाँ पे यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसी कारण इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो इस डिकम्पोजिशन को मतलब कैरिड आउट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी पास करके, ये डिकम्पोजिशन होता है।
तो इसका एग्जांपल देख सकते हैं 2H2O। तो इसमें हमारा H2O हो जाता है, जैसे 2H2O है, ये आपका बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। ओ हाँ, तो फिर आप जैसे देख सकते हैं कि 2H2O के थ्रू जो जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो एलिमेंट है वो स्प्लिट हो जाता है। तो ये जब मतलब इलेक्ट्रिक करंट जब उसके थ्रू पास किया जाता है तब जो स्प्लिट होता है तो उसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद आपका आता है थर्ड, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। जब डिकम्पोजिशन किया जाता है सनलाइट के प्रेजेंस में, तब उसको कहते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसमें मतलब ये देख सकते हैं जैसे AgCl है, तो जब सनलाइट इसके ऊपर पड़ता है तो ये Ag और Cl2 इस दो में मतलब जो है सो डिवाइड हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। तो देख सकते हैं इसमें सनलाइट का यूज़ होता है, तो इसका आंसर फोटोलिटिक। जैसे फोटोसिंथेसिस भी होता है, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि हाँ फोटो मतलब सनलाइट का कुछ ऐसा यूज़ है। फिर इसके बाद आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो रिएक्शन जिसमें मतलब एनर्जी रिक्वायर होता है, जो कि आपको हीट के फॉर्म में या लाइट या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में होता है रिक्वायर, मतलब कोई भी फॉर्म में आपको हीट चाहिए जिससे कि रिएक्टेंट्स ब्रेक हो सके, तो उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब फिर इसके आगे आता है आपका, तो अब बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। रिएक्शन जिसमें मतलब क्या होता है ना कि ज़्यादा रिएक्टिव मेटल एलिमेंट जो होता है वो डिस्प्लेस कर देता है कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉलिड सॉल्यूशन में से। तो इसका एग्जांपल हो गया एक जो Fe फेरस जो कि सॉलिड हो गया, फिर कॉपर सल्फेट जो कि एक्वस सॉल्यूशन हो गया। तो इसमें क्या होगा कि फेरस जो है ना वो क्या करेगा, तो डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को, क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव एलिमेंट है और फेरस ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट। तो ये हो गया फेरस सल्फेट और कॉपर, ये दो आइटम। उसके बाद फिर होता है क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें कंपाउंड जो फॉर्म होते हैं वो म्यूचुअल एक्सचेंज से फॉर्म होता है। मतलब इनका जो होता है कि जैसे इसमें फेरस और कॉपर हुआ है ना, तो इधर भी मान लीजिए कि कोई दूसरा ये रहता है। तो जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि हो गया सोडियम सल्फेट और ये बैरियम क्लोराइड। तो इसका क्या होता है ना कि NaSO4 और BaCl2, तो इसमें आपको BaSO4 हो गया और ये NaCl हो गया। तो क्या हुआ कि Ba और Na ये दोनों म्यूचुअली एक दूसरे को एक्सचेंज कर लिए। तो इसी कारण इसको मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, क्योंकि एक डिस्प्लेसमेंट तो हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, बट यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, दो एलिमेंट डिस्प्लेस हो जाता है। तो इसका आंसर इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फिर आ जाता है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन क्या हो गया, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया और रिडक्शन हो गया आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आपको देखने से लग रहा होगा कि यहाँ पे तो रिडक्शन है तो फिर गेन और ऑक्सीडेशन है तो लॉस क्यों। तो जब निगेटिव इलेक्ट्रॉन क्या हो गया आपका निगेटिव हो जाता है, तो निगेटिविटी अगर आप गेन कर रहे हो तो वो आपका तो रिडक्शन ही हो रहा है। तो इसका आंसर आप इस तरह से भी याद कर सकते हो। तो फिर इसके बाद देखते हैं कि इसका मतलब पूरा जानते हैं इसके बारे में। ऑक्सीडेशन क्या हुआ, इसमें ऑक्सीजन का जो है ना सो गेन होता है जब रिएक्शन के बीच में जब कोई एटम जो है सो ऑक्सीजन गेन करता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। उसके बाद फिर ये मतलब या तो कोई एटम हो गया या कोई मॉलिक्यूल या कोई आयन, तो इन सब के द्वारा जब ऑक्सीजन गेन किया जाता है तो इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो इसका एग्जांपल हो गया ये क्या कहते हैं ना 2Cu + O2
जिसमें हीट होकर के वो 2CuO हो जाता है। तो ये हो गया कॉपर प्लस ऑक्सीजन हीटेड, तो ये कॉपर वाला CuO हो गया। तो फिर उसके बाद आ जाता है रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या हो गया, तो इट इज़ अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन होता है वही अगर डिक्रीज हो जाता है जब, या फिर ऑक्सीडेशन जब ये कम हो जाता है तो इसको रिडक्शन कहते हैं। जो कि एक एटम में होता है इन द ऑक्सीडेशन स्टेट बाय एटम और आयन और मॉलिक्यूल। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे CuO हो गया, इसमें जब H2 ऐड करेंगे तो Cu प्लस H2O बन जाता है। तो ये इसमें Cu के पास ऑक्सीजन था बट यहाँ पे ये ऑक्सीजन चला गया, तो ये हो गया आपका रिडक्शन हो गया उसका। तो आप इसके बाद में एक और चीज़ बता दूं कि कोई, मैंने इतने सारे केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि सेम रिएक्शन जो है सो कोई अगर जैसे मान लीजिए कि ये एक रिएक्शन है, तो ये ऐसा भी हो सकता है कि रिडक्शन का भी हो, इधर कोई डिस्प्लेसमेंट का भी हो, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से ये किसी भी चीज़ का और का भी हो सकता है, मतलब एक रिएक्शन दो या दो से ज़्यादा रिएक्शन का एग्जाम्पल हो सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि नहीं ये तो उसमें था तो अब इसमें कैसे होगा, ऐसा नहीं होता है। इसमें आपको दोनों टाइप का हो सकता है एक रिएक्शन। इसके बाद आता है इफेक्ट्स ऑफ कोरोजन। तो कोरोजन के बारे में जानते हैं। तो कोरोजन क्या है, जब मेटल्स जो है सो डेटोरिएट हो जाता है, जब उसमें वेदरिंग होता है या फिर एयर मॉइस्चर ETC का जो होता है एक्शन, तब जो डेटोरिएट हो जाता है मेटल, तो उसको बोलते हैं कोरोजन। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है, जिसमें क्या होता है कि एटमॉस्फेयर का जो ऑक्सीजन है वो उसमें चला जाता है, और ये कोरोजन ऑफ आयरन जिसको रस्टिंग कहते हैं। तो ये हो गया आपका एग्जांपल कोरोजन का। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन और रिडक्शन दोनों सेम टाइम पे परफॉर्म होता है, तो उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो इसका इफेक्ट्स क्या हो गया, तो जैसे शिप्स जो होते हैं वो सब भी इसके कारण डैमेज हो जाता है, क्योंकि वो सब भी बना रहता है मेटल्स का, जो कि एक टाइम के बाद डिटोरिएट हो जाता है। तो इस कारण से वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी करता है हमारे इन्वायरमेंट में, और मतलब हमारे रिसोर्सेज, अगर हम जैसे घर बनाते हैं या कहीं कुछ भी बनता है, कंस्ट्रक्शन होता है, तो उसमें जो आयरन का यूज़ होता है वो अगर कभी ख़राब ही ना हो तो कितना सारा हमारा बच सकता है। एक तो कॉस्ट भी बच सकता है और रिसोर्सेज भी कम यूज़ होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इस कारण से आप कह सकते हैं कि ये डैमेज भी होता है हमारा शिप, कार ETC। उसके बाद फिर वेस्टेज भी हो जाता है, बहुत सारे टन्स ऑफ आयरन का वेस्टेज इसमें हो जाता है इस कोरोजन के कारण। तो इसको प्रिवेंट किया जाता है। प्रिवेंटेशन ऑफ रस्टिंग कैसे प्रिवेंट किया जाता है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो आयरन आर्टिकल्स शुड बी पेंट। तो मतलब क्या होता है कि आप आयरन का जो मतलब रस्टिंग होगा तो उसको आप पेंट कर दोगे तो वो रस्टिंग प्रिवेंट हो जाता है। तो फिर उसके बाद आता है कि मशीन पार्ट को ऑयलिंग और ग्रीजिंग कर देंगे तो फिर वो जो है सो अच्छे से वर्क करेगा और ये रस्ट नहीं रहेगा। जैसे बहुत सारे चीज़ में देख सकते हैं, मोटरसाइकिल या साइकिल सबके भी चेन में ये ग्रीस डाला जाता है, इस कारण से ऑयलिंग किया जाता है, इस कारण से वो जंग ना पकड़े, नहीं तो चेन उसका टूटने का डर होता है। तो ये आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद हो जाता है कि गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स शुड बी यूज फॉर वाटर सप्लाई। तो गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस होता है, तो वैसा गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स का यूज़ होना चाहिए। फिर आयरन को कोट किया जाता है क्रोमियम टू प्रिवेंट रस्टिंग। तो कोटिंग हो जाता है किसी ऐसे मेटल से या एलिमेंट से जिसका रस्टिंग मतलब जो कि ना होता हो, ऐसा कोई मेटल का ये हो जाता है कवर,
तो फिर वो भी एक अच्छा खास मतलब अच्छा वे है प्रिवेंट करने का रस्टिंग को। फिर उसके बाद अब हम बात करते हैं रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी के बारे में अब जानेंगे कि रेंसिडिटी है क्या। तो क्या होता है कि ये भी एक ऑक्सीडेशन का ही प्रोसेस है। तो ये CO ऑक्सीडेशन होता है, जिसमें क्या होता है कि ऑयल और फैट जो प्रेजेंट होता है फूड में वो मतलब ऑक्सीडाइज होकर के एक फॉल ऑर्डर मतलब अजीब सा टेस्ट कर देता है, और खाना का मतलब सेंट जो होता है, ऑर्डर जो होता है वो भी थोड़ा अजीब ही लगता है और टेस्ट भी बड़ा अजीब हो जाता है। तो जैसे आप देख सकते होंगे घर में भी एग्जांपल के तौर पे जो फूड आइटम्स जो लंबे समय के लिए छोड़ दिया जाता है ऐसे ही, तो फिर वो भी रेंसिडिटी के कारण क्या होता है कि थोड़ा सा अजीब आपको फॉल ऑर्डर हो जाता है, उसका वो महकने लगता है खाना, और उसके बाद फिर टेस्ट भी उसका बहुत बेकार हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो रेंसिड हो जाता है। तो ये चीज़ हो गया आपका रेंसिडिटी। और ऐसे टाइम में मतलब इस तरह के फूड को कंज्यूम भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फूड अगर कंज्यूम करते हैं आप तो फिर आपको फूड पॉइजन होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फिर इसको प्रिवेंट करने के कुछ तरीक़ों के बारे में जानते हैं कि हाउ कैन रेंसिडिटी बी प्रिवेंटेड। तो रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय फॉलोइंग दीज। तो इसमें पहले आ जाता है आपका कि खाने को आप रेफ्रिजरेटर में रख दो। ये तो नॉर्मली सब कोई करते हैं हम लोग कि खाने को फ्रिज में रख दिया कि जिससे कि ख़राब ना हो, तो अजीब टेस्ट नहीं आएगा, तो खा सकते हैं, खाने लायक हो रहता है खाना। फिर इसको एयर टाइट कंटेनर में भी पैक करके रख सकते हैं, जिससे कि एयर से कांटेक्ट कम होगा तो खाना जैसे कम ख़राब होने का चांसेस कम होगा। फिर उसके बाद आ जाता है कि एंटीऑक्सीडेंट्स का एडिशन अगर कर देते हैं फूड में तो वो भी एक अच्छा वे होता है ये रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने का। फिर उसके बाद आ जाता है कि फूड को हम जैसे फ्रेश बैग में रखें गैस के साथ। जैसे आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन जो पैकेट रहता है ये सब का चिप्स का जो पैकेट रहता है, चिप्स के ऊपर होता है, उसमें नाइट्रोजन के साथ पैकिंग किया जाता है, जिससे कि वो फूड को प्रिवेंट करके रखता है रेंसिडिटी से, और खाना ख़राब नहीं होता हमारा फूड जो हम कंज्यूम करते हैं चिप्स विप्स या कुछ भी, तो वो ख़राब नहीं होता आपका। तो इस तरह से रेंसिडिटी प्रिवेंट होता है। और यहीं पे हमारा चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कंप्लीट होता है। तो अब इस बात पे आप ये देख करके खुश हो सकते हैं कि हाँ, हमारा चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इतनी आसानी से कंप्लीट हो गया। कोई ज़्यादा इसमें नहीं था, बहुत छोटा सा चैप्टर था, शॉर्टेड चैप्टर। तो इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं कि क्या बात मतलब आज का ये कि लर्निंग इज़ नॉट डन विदाउट एरर्स एंड डिफीट्स। आप कभी भी सीख नहीं सकते हैं जब तक कि आपको कोई आपसे गलती ना हुई हो या फिर आप कहीं हारे ना हो। तो इन सब चीज़ों से डरना नहीं है। आपको जैसे एरर हो या डिफीट मिले फिर भी प्रैक्टिस करते रहना है, नेवर गिव अप। आपको जैसे अपना जो अचीवमेंट है वो आपको मतलब जो अचीव आप करना चाहते हो वो आराम से आप अचीव कर लोगे। तो इसी कारण स्टे फोकस्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।